हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ मनोज कुमार एंड यू आर वॉचिंग फिजिक्स गुरु एम कुमार। एक ब्यूटीफुल सा चैनल, बहुत अच्छा चैनल जिस पर आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलते हैं बच्चों। तो आज है बच्चों 12th क्लास की फिजिक्स 10th चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, दैट इज़ तरंग प्रकाशिकी। और इस चैप्टर का बच्चों आज है लेक्चर नंबर 4 जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था कि सर व्यतिकरण कब पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम प्रकाश की एक नई घटना, एक बहुत ही खूबसूरत सी घटना, बहुत प्यारी सी घटना जिसका नाम है व्यतिकरण, वो पढ़ने जा रहे हैं। आपने अभी तक परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण जैसी प्रकाश की घटनाएं पढ़ी, लेकिन बच्चों ये वही घटना है जिसने न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी को, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो थी, न्यूटन का कण का सिद्धांत, इसी घटना की वजह से बैकग्राउंड में चला गया था बच्चों। 100-125 साल तक जो सिद्धांत, जो थ्योरी, न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी प्रचलन में रही 100-125 साल तक, वो सिर्फ इस घटना की वजह से ही बैकग्राउंड में चली गई, अमान्य घोषित हो गई। तो बच्चों कितनी क्रांतिकारी घटना है ये। सन 1801 में यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही यंग ने अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, यंग द्विध्रुवी प्रयोग, जिसे आप आगे पढ़ेंगे बच्चों, सब्र कीजिए। तो यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इस घटना की खोज की थी कि प्रकाश में व्यतिकरण भी होता है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत घटना है, सीखेंगे। बहुत रोचक लेक्चर है बच्चों आज का। तो दिल थाम के बैठिए, सांसों को कंट्रोल करके बैठिए और कंसंट्रेट होके बैठिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, तब समझ में आएगी। इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है, बहुत इजी नहीं है कॉन्सेप्ट। बड़ा गंभीरता से आपको सुनना पड़ेगा मेरे लिए, मेरे शब्दों को बड़ी गंभीरता से सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये नहीं कि अपने इस लेक्चर को स्किप कर करके देख लें, एक भी शब्द मिस हो गया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, दैट इज इंटरफेरेंस। रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, डिस्पर्सन पढ़ा, स्कैटरिंग पढ़ी, लेकिन अब पढ़ रहे हैं व्यतिकरण। तो बच्चों व्यतिकरण को स्टार्ट करने से पहले कि ये व्यतिकरण क्या है, ये घटना क्या है, इसको समझने के लिए हमें पहले ये सीखना होगा कि ये घटना क्यों हो रही है, किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका प्रिंसिपल क्या है इस घटना का। बात समझना बच्चों जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस घटना को सीखने से पहले हमें सिद्धांत समझना होगा कि आखिर व्यतिकरण होता क्यों है, वो क्या क्रिया है, वो कौन सी एक्शन है जिसकी वजह से प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण हो रहा है। बच्चों मैंने अभी कहा कि प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण हो रहा है। व्यतिकरण प्रकाश तरंगों में ही नहीं, साउंड वेव्स में भी होगा, ध्वनि तरंगों में भी होगा, प्रकाश के अलावा जो अन्य विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं उनमें भी होगा। व्यतिकरण की घटना, चाहे वो यांत्रिक तरंग हो, चाहे विद्युत चुम्बकीय तरंग हो, चाहे वो अनुदैर्ध्य तरंग हो, चाहे अनुप्रस्थ तरंग हो, सब प्रकार की तरंगों में व्यतिकरण की घटना होती है। अभी बच्चों इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो अभी हमें ये नहीं पता बच्चों कि आखिर ये व्यतिकरण है क्या, वो भी समझ में आएगा। उसको समझने से पहले ये घटना क्यों हुई, किस कारण से हुई, वो है बच्चों तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, वो हमें पहले सीखना होगा। तो व्यतिकरण को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। अब आप कहेंगे सर ये शब्द हमने कई बार सुना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा, अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसमें तीव्रताओं का अध्यारोपण करते थे, वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। वैद्युत बलों में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। तो क्या सर कुछ कुछ वैसा ही है? हाँ बच्चों वैसा ही है, लेकिन यहाँ बात हो रही है वेव्स के लिए। तो तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
ऑफ वेव्स। अब एक बात बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि व्यतिकरण से पहले इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये बच्चों वो कारण है जिसकी वजह से व्यतिकरण होगा। पहले कारण सीख लें, फिर ये सीखेंगे कि व्यतिकरण क्या है। क्योंकि इस कारण से केवल व्यतिकरण नहीं होता, और भी घटनाएं होती हैं, इसलिए पहले कारण को सीखना जरूरी है। ठीक है ना बच्चों। ये है कारण, ये है थ्योरी, ये है सिद्धांत, और ये है घटना। दोनों में अंतर समझिए। आप कहेंगे कि सर ये व्यतिकरण की बात हो रही थी, अध्यारोपण कहाँ से ले आए। तो व्यतिकरण की जो घटना है बच्चों, घटना में और क्रिया में अंतर है। ये घटना है, ये क्रिया है, ये थ्योरी है, ये सिद्धांत है। जैसे आपने देखा है कि दूध को जमाते हैं दही बनाने के लिए, तो दूध से दही का बनना वो एक घटना हुई कि दूध जम गया और दही बन गया। लेकिन इसके लिए आपने क्रिया क्या की, क्या किया आपने, दूध में थोड़ा सा दही की मात्रा डाल दी, यानी जिसे जामन कहते हैं, जामन आपने उसमें डाल दिया। सुबह देखा तो वो दूध दही बन चुका था। तो दूध का दही बनना, दूध से दही बनना वो एक घटना है, जैसे कि व्यतिकरण एक घटना है। और दूध में जामन डालना, फर्मेंटेशन की क्रिया होना, फर्मेंटेशन से दही बन जाता है, वो क्या है, एक्शन, क्रिया, थ्योरी, सिद्धांत, प्रिंसिपल। तो ठीक क्लियर हो गई होगी बात। तो इसलिए हम सिद्धांत को समझेंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा कूल माइंड से सुनना है आपको, बड़े ठंडे दिमाग से आपको सुनना है। इसलिए बच्चों उम्मीद है कि आप नहा धो के बैठे हैं, अपने दिमाग को शांत करके बैठे हैं। अगर नहीं नहाए धोए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और नहा करके आइए, तब इस वीडियो को देखिए। कैसे नहाएंगे बच्चों वो भी बताना पड़ेगा। ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। चलिए उम्मीद है कि अब आप नहा धो के बैठे हैं। तो चलते हैं बच्चों तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। देखो बच्चों होता क्या है कि जब किसी माध्यम में, माध्यम की बात कर रहा हूं किसके लिए बच्चों, तरंगें कई प्रकार की होंगी। देखिए साउंड वेव्स होंगी, लाइट वेव्स होंगी, समझ रहे हैं, ध्वनि तरंगें, प्रकाश तरंगें। प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का। इसके अलावा भी और विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, जैसे गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, उनकी भी बात हो रही है, यानी अदर ईएम वेव्स की भी बात हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शॉर्ट में लिख देता हूँ, सब में लागू होगा ये सिद्धांत। फर्क कितना है कि जब हम ध्वनि तरंगों की बात करेंगे तो माध्यम की बात करेंगे, क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, और ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुम्बकीय तरंगें और प्रकाश तरंगों के लिए माध्यम का होना जरूरी नहीं है। होगा तब भी संचरण होगा, वायु में भी प्रकाश की तरंग चलेंगी, जल में भी चलेंगी, लेकिन ये निर्वात में भी चल सकती हैं। तो यहाँ निर्वात में भी अध्यारोपण हो जाएगा बच्चों। इनके केस में हम माध्यम शब्द का यूज़ करेंगे। यहाँ माध्यम होना आवश्यक नहीं है, माध्यम है तब भी होगा, अच्छी बात है। तो चलिए, जब दो या दो से अधिक तरंगें, सुनते चलें बच्चों, जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं तो तरंग क्या करती है बच्चों, माध्यम के कणों में डिस्टरबेंस पैदा करती है, हलचल पैदा करती है, और वो कण विस्थापित होने लगते हैं, अप एंड डाउन होने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये माध्यम है, यहाँ पर कोई कण है, यहाँ से एक वेव आ रही है ये, और एक वेव ये। तो ये जो तरंग है आगे जब जा रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ती आएगी, जिन जिन माध्यम के कणों के संपर्क में आएगी, ये तरंग क्या है बच्चों, वास्तव में एक डिस्टरबेंस है, विक्षोभ है जो आगे बढ़ रहा है, उनमें वाइब्रेशंस पैदा कर देगा। SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने लगेगी। यहाँ हम कौन सी वेव लेके चल रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, समतल प्रगामी तरंगें लेके चलेंगे, हार्मोनिक वेव्स।
क्योंकि यहाँ SHM करने लगेगा, पार्टिकल अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, पार्टिकल यूं 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 यूं, अगला पार्टिकल यूं 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 यूं, और लहर डिस्टरबेंस ऐसे जा रहा है। यही तो होता है। यानी इस तरंग से इसमें विस्थापन उत्पन्न हुआ, इस तरंग से भी इसमें विस्थापन उत्पन्न हुआ। तो क्या होगा, मान लीजिए इस तरंग ने इसमें y1 विस्थापन उत्पन्न करना चाहा, y1 का डिस्प्लेसमेंट, इस तरंग ने y2 का डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न करना चाहा, तो ये कण y1 से विस्थापित होगा या y2 से, दोनों के वेक्टर सम से। तो इस कण का जो परिणामी विस्थापन होगा बच्चों, वेक्टर y बराबर वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2, ये होगा। वेक्टर सम क्यों किया है ये भी बात अभी क्लियर हो जाएगी। ये दो तरंगों के लिए हुआ, दो से अधिक तरंगें भी हो सकती हैं। जैसे 3 तरंगें हैं तो वेक्टर y बराबर वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3। 3 से ज़्यादा हैं तो और हैं डॉट डॉट डॉट, जितनी भी हों, 4 हैं तो 4 तक, 5 हैं तो 5 तक, लेकिन कम से कम 2 तो होनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे अध्यारोपण हो सके। अध्यारोपण का मतलब है मिलना, एक तरीके से कहें मिक्स होना, मिक्सिंग। एक अपनी देहाती भाषा में कहें बच्चों तो अध्यारोपण एक तरीके से क्या है, मिक्सिंग है। 2 चीज़ मिल रही हैं, ठीक, समझ रहे हैं बात, मिलन हो रहा है, मिक्स हो रही हैं, मिलना, मिलन। देखिए बच्चों, साहित्य की भाषा में पढ़ाने लगे हम फिजिक्स, समझ में आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो अध्यारोपण का मतलब दोनों का मिल जाना। तो एक तरीके से इसका भी विस्थापन जो उत्पन्न होना चाह रहा था, इससे जो विस्थापन उत्पन्न होना चाह रहा था, दोनों का सदिश योग कर दिया। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है बच्चों। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप यही सोच रहे हैं ना कि सर ये तो बहुत आसान बात है, एक ने y1 विस्थापन करना चाहा, एक ने y2, तो परिणामी हो गया y1 प्लस y2, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना आसान ना समझें बच्चों। आपकी बुक में केवल इतना ही काम खत्म कर दिया होगा बच्चों कि y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, और ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। एक बार फिर सुन लें। थ्योरी बच्चों आपको किताब में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ अगर मैं थ्योरी लिखने लगा बच्चों तो वीडियो बहुत लेंदी होगा, टॉपिक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको केवल समझिए। नोट्स तो आप किताब से बना लेंगे। तो देखें, सुन रहे हैं, वीडियो को पॉज करके मेरी बात आप लिख भी सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब 2 तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं, एक ही दिशा में या लगभग एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं या एक साथ संचरित हो रही हैं, तो किसी भी क्षण एक ही टाइम पर देखना है, किसी भी क्षण माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापनों से, दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। सिंपल सी बात। आप कहेंगे सर सिंपल है, आप इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो? थोड़ा सा आपके दिमाग में वाइब्रेशन पैदा करता हूँ, कंपन, अभी पता चल जाएगा कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है बच्चों, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं दूंगा, एक थोड़ा सा हल्का सा झटका आपको देंगे कि आप समझ जाएंगे अरे हाँ वास्तव में बड़ा कठिन चीज़ है। लेकिन हमें आपको कठिन स्तर से नहीं पढ़ानी है, 12th लेवल पर हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही पढ़ाना है। लेकिन आप गलत फहमी में न रहें कि ये बहुत आसान बात है, इसलिए थोड़ा सा झटका देना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आया, अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आ गया कि जब 2 तरंगें एक साथ चल रही हैं, 2 या 2 से अधिक, तो माध्यम का जो कोई कण है उसमें कितना विस्थापन होना चाहिए, वो सबसे अलग अलग जितना विस्थापन उत्पन्न हो रहा है उनके सदिश योग के बराबर, सीधा सीधा जोड़ कर दो। ठीक है, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलूँगा। तो बच्चों एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें कि जैसे एक तरंग ये है बच्चों, ये आगे जा रही है, मान लो हम इस माध्यम के कण की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये वेव इस कण तक पहुंचती तो इसका जो यहाँ डिस्टरबेंस होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा डिस्टरबेंस वहाँ तक पहुँच रहा है। ये पोजीशन पहुँच सकती थी बच्चों, जैसे ये तरंग है, ये वाली स्थिति अगर पहुँच जाएगी तो इस कण को ये तरंग इतनी दूरी विस्थापित करना चाहेगी ऊपर की ओर, यानी यहाँ का कण ऊपर जाएगा उस समय,
फिर नीचे आएगा, ऐसे होगा। यहीं SHM शुरू हो गई होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, ठीक है ना। कणों में यही तो होता है, ऐसे करके और लहर आगे बढ़ती चली जाती है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर है, ये डिस्टरबेंस यहाँ पहुँचा है, तो ये इसको कितना ऊपर ले जाना चाह रहा है बच्चों, इस कण को 3 सेंटीमीटर। ये हो गया y1 विस्थापन, ठीक, बात समझना। एक दूसरी तरंग और ली हमने, आयाम उसका अलग हो सकता है, फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है। मान लीजिए इसका ये पोर्शन पहुंचा, यानी ये वाला डिस्टरबेंस यहाँ तक पहुंच चुका है, यानी इसके कारण अब इस कण को ये तरंग इतना नीचे विस्थापित करना चाहिए। ये सपोज ये है 7 सेंटीमीटर, तो ये इसको 7 सेंटीमीटर नीचे लाना चाह रही है, ये y2। तो अब आप क्या कहेंगे कि सर, यानी अगर ये तरंग होती तो ये कण 3 सेंटीमीटर ऊपर जाता, ये नहीं थी। अब मान लो ये नहीं है, ये तरंग आगे जा रही होती तो ये कण उस क्षण 7 सेंटीमीटर नीचे आ रहा होता, यही बात है ना। लेकिन अब दोनों एक साथ वहाँ पहुँच गई, तो अब ये कण 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा या 7 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, ये हमें देखना है। तो बच्चों अब क्या होगा, अब आप क्या कहेंगे कि सर आपने अभी बताया था y बराबर y1 प्लस y2, एक 3 सेंटीमीटर ले जाना चाह रही है, एक साथ 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर जाएगा। अब ये बताओ किधर, 10 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे, 10 नहीं जाएगा बच्चों। वेक्टर सम क्यों किया, क्योंकि दिशा भी देखनी है ना। विस्थापन सदिश राशि है, ये विस्थापन है, कण ऊपर नीचे जाता है। तो देखें, ये एक वेव उसको 3 सेंटीमीटर ऊपर ले जाना चाह रही है, एक वेव उसको 7 सेंटीमीटर नीचे लाना चाह रही है, यानी दोनों विस्थापन विपरीत दिशाओं में हैं। और जब दो वेक्टर विपरीत दिशाओं में होते हैं तो उनका परिणामी बच्चों r बराबर कितना होता है, a माइनस बी। 11th में आपने पढ़ा है, तो जो बड़ा है उसमें से घटा दीजिए, तो 7 माइनस 3 तो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। और किधर आएगा, बड़े वाले की तरफ, यानी ये कण अब 4 सेंटीमीटर नीचे आएगा, न तो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, न 7 सेंटीमीटर नीचे आएगा, 4 सेंटीमीटर नीचे आएगा। समझ गए ना, ये रहा अध्यारोपण का सिद्धांत। वेक्टर सम किया था, लेकिन वहाँ माइनस भी करना पड़ सकता है। डायरेक्शन कैसी है, तो दिशा भी देखनी है। 7 सेंटीमीटर नीचे आया है। अगर इस तरंग का ये डिस्टरबेंस यहाँ पहुँचा होता, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, तो ये इसको 6 सेंटीमीटर ऊपर ले जाना चाह रही होती। फर्स्ट केस ये हुआ, ये तरंग का तो यही पहुंचा है, मान लीजिए डिस्टरबेंस 3 सेंटीमीटर इस कण को ऊपर ले जाना चाह रही है, विस्थापन करना चाह रही है ये तरंग, और ये 6 सेंटीमीटर ऊपर करना चाह रही है उसी कण को, कितना ऊपर, 6 सेंटीमीटर। अब ये दोनों विस्थापन एक ही दिशाओं में है तो जुड़ जाएंगे बच्चों। तो अब ये कण 9 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, 3 + 6। क्लियर हुई बात। मान लीजिए इसका ये डिस्टरबेंस पहुंचा वहाँ, 3 सेंटीमीटर इस कण को ऊपर ले जाना चाहता है ये, और इसका पहुंचा मान लीजिए ये वाला, ये भी 3 सेंटीमीटर हो, ये 3 सेंटीमीटर नीचे लाना चाहता है, तो इसमें कण में कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, विस्थापन शून्य, क्योंकि पहली तरंग 3 सेंटीमीटर ऊपर ले जाना चाह रही है और दूसरी तरंग 3 सेंटीमीटर नीचे लाना चाह रही है। तो एक तरीके से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों तरंगों से विस्थापन एक ही दिशा में हो रहे हैं, जैसे ये, तो जोड़ देंगे तो परिणामी विस्थापन y बराबर होगा y1 प्लस y2, जब दोनों तरंगें एक ही दिशा में विस्थापित करना चाहती हैं कण को। और अगर विपरीत दिशाओं में विस्थापित करना चाहती हैं जैसे ये, तो घटा देंगे, क्योंकि विपरीत दिशाओं में वेक्टर घट जाते हैं। तो y बराबर हो गया y1 माइनस y2, क्योंकि बच्चों वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस बी, ये सदिश को लिखने का तरीका है, इसका मतलब सीधे सीधे नहीं जोड़ना है, वेक्टर लगा हुआ है। इनका परिणामी r बराबर a प्लस बी भी हो सकता है जब एक ही दिशा में होंगे। विपरीत दिशा में होंगे तो परिणामी a माइनस बी होगा। 90 अंश पे होंगे कि जैसे वेक्टर a इधर है और वेक्टर b इधर है, 90 अंश पर हैं, तो परिणामी r बराबर √a² प्लस b² होगा। मान लीजिए दोनों वेक्टर y1 और y2, या यहाँ a और b की बात कर रहे हैं, वेक्टर a और वेक्टर b थीटा कोण पर भी हो सकते हैं, तो परिणामी कितना होगा, r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये सब 11th में पढ़ा है।
बात केवल इतनी थी r बराबर a प्लस बी, लेकिन रिजल्ट ये भी हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो वही फिनोमेना यहाँ लग रहा है। अभी हमने ये कहा कि जो विस्थापन है दोनों तरंगें एक ही दिशा में कर रही हैं या विपरीत दिशा में कर रही हैं, दो ही केस बताए हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों तरंगें ऐसे ही जा रही हों बच्चों। समझ रहे ना कितना कॉम्प्लेक्स बात मैं बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि दोनों तरंग से विस्थापन अलग अलग दिशाओं में होना चाहें तो परिणामी विस्थापन ऐसे ही थोड़ी कर देंगे कि 3+4 या 3-4। वहाँ फिर ये लगाना पड़ेगा कि विस्थापन एंगल कितना बना रहे हैं। सदिश योग, वेक्टर वाला पार्ट उठा के देखना, तो सदिश योग करना है बच्चों। जैसे इसका स्क्रीनशॉट लें। एक बात और बताना चाहूँगा, अरे आप कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं पता है, आप ये कह रहे हैं अरे सर आप तो आराम से पढ़ा रहे हो, हमें छींकें आ रही हैं, ठंडे पानी से नहला दिया, मरवा दिया। आज तो सुबह ही सुबह ठंडे पानी से नहला दिया सर ने। अरे बच्चों कूल माइंड है, कूल माइंड से पढ़िए, बड़ा आनंद आएगा। तो चलें बच्चों थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये माध्यम का कण है, यहाँ तक तरंग पहुँचनी है, क्लियर। एक तरंग बच्चों मान लो यहाँ से आ रही है, यहाँ कोई स्रोत है S1, डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है, वहाँ तक पूरा फिगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बच्चों, इसलिए नहीं बना रहा हूँ। एक इधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, इस स्रोत से। कितने एंगल पर हैं ये? 90 एंगल पर। तो इसमें वाइब्रेशन बच्चों ऐसे हो रहे होंगे, जो तरंग यूं 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 जा रही है उसमें माध्यम के कण अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे हो रहे होंगे। तो मान लीजिए ये डिस्टरबेंस यहाँ पहुँचा है, ये तो ये इतना इसको विस्थापित करना चाहेगा, इतना मान लीजिए ये है 3 सेंटीमीटर, कोई भी यूनिट मान लें। एक वेव ये आ रही है, ये इसका थोड़ा डिफरेंस कर लें एम्पलीट्यूड में, इनके आयाम में अंतर कर लें बच्चों। ज़रूरी नहीं है कि जो आयाम हैं बराबर हों, छोटे बड़े कर लेते हैं, समझ में आएगी आसानी से। क्या पहाड़ की चोटी सी बन गई बच्चों, ऐसे। मान लीजिए इसका ये डिस्टरबेंस यहाँ पहुँचा है, तो इस कण को ये इधर को विस्थापित करना चाहेगा। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो इस कण में ये विस्थापन 4 सेंटीमीटर का देना चाहेगा। ये y1 हो गया बच्चों, ये y2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, y = y1 + y2। ये कब करते? जब एक ही दिशा में होते। y1 - y2 कब करते? जब अपोजिट डायरेक्शन में होते। लेकिन यहाँ हम कर क्या रहे हैं, वेक्टर सम। अब इन वेक्टरों को हल कैसे करते हैं बच्चों? यहाँ एंगल आ गया 90 का, तो 90 के एंगल में दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √y1² + y2² = √3² + 4² सॉल्व करेंगे 5 आ जाएगा बच्चों। यानी 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा इस पार्टिकल में। किधर? ऊपर या इधर? कैसे निकालेंगे? दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप निकाल लेते हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, समांतर चतुर्भुज बनाइए, जो विकर्ण की दिशा है वही रिजल्टेंट हो गई। ये 11th में पढ़ा है। तो यहाँ क्या करेंगे, ऐसे। तो ये पार्टिकल ये इस दिशा में वाइब्रेशन करेगा, फिर बच्चों इधर को जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। कितना? 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो है ना बच्चों कॉम्प्लेक्स। ये तो 90 पर बना दी। हो सकता है ये वेव थोड़ा एंगल बना के जा रही होती, थीटा एंगल से। एक वेव ऐसे जा रही है, एक वेव ऐसे जा रही है, बीच का एंगल थीटा हो। तो क्या लगा दोगे? तो क्या लगाओगे, y = इसको सॉल्व करने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को सॉल्व करने के लिए क्या लगाओगे बच्चों, √y1² + y2² + 2y1/2 cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द बोथ वेव्स। दोनों तरंगों के बीच का कोण है थीटा। अब ज़्यादा नहीं बच्चों, आप भी पक जाओगे, आप कहोगे कि सर आप ओवर ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं बच्चों, चीज़ों को आप गलत फहमी में न लें, आसान न समझें इसको। तो थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश किया। ये टॉपिक बहुत लेंदी है बच्चों, मैं इस पर अगर लेक्चर बनाना चाहूँ तो कम से कम 1 हफ्ते तक ये बात चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन आपके लिए सिंपल सा ही
कॉन्सेप्ट आएगा कि या तो विस्थापन जुड़ रहे होंगे एक ही दिशा में होंगे तो, और विपरीत दिशा में होंगे तो घट रहे होंगे। यही है बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत। इसी घटना के कारण, इसी अध्यारोपण के कारण क्या होगा, किसकी घटना होगी, व्यतिकरण की। तो ऑब्वियसली स्वाभाविक है कि दो तरंगें जब मिलेंगी तो अध्यारोपण होगा, तभी घटना होगी किसकी, व्यतिकरण की। आप पहुंचने लगे वहां तक, ठीक है ना बच्चों। तो अब आप इशारा मेरा समझ रहे हैं कि अब अध्यारोपण का सिद्धांत हमने पढ़ लिया है। तो बच्चों एक बार मैं बोलना चाहूँगा, इसको आप अपनी नोटबुक से अध्यारोपण का सिद्धांत लिख लेना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि जब दो तरंगें किसी माध्यम में एक दिशा में साथ साथ संचरित होती हैं, दिशा की बात कहना या मत कहना, क्योंकि सुपरपोजिशन के लिए दिशा एक होना जरूरी नहीं है, लेकिन अध्यारोपण के लिए दिशा एक होना लेकिन व्यतिकरण के लिए होना जरूरी है। अध्यारोपण तो किसी भी दिशा में आ रही होंगी, होगा, लेकिन व्यतिकरण की घटना हर अध्यारोपण से हो जाएगी ऐसा नहीं है, कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना बच्चों। कहने का अर्थ ये है कि आपको हम सोडियम दे दें कि बच्चों ये रहा सोडियम, और हम दे दें ये रही बच्चों क्लोरीन। आप ले आए दोनों चीज़ 2 सीसी में भर के, आपने दोनों को मिला के एक तीसरी सीसी में भर दिया, हिला दिया कि ये बन गया सर नमक, NaCl, सोडियम एंड क्लोरीन। ऐसा हो जाएगा? नहीं, कंडीशंस भी तो अप्लाई करनी है। मिश्रण तो हो गया Na और Cl का, लेकिन क्या NaCl बना? ये नहीं बना, वो कंडीशंस भी तो लगानी होंगी। तो जब दो तरंगें चाहे एक ही दिशा में चल रही हो या विपरीत चल रही हो या एंगल बनाते हुए चल रही हो, कैसे ही चल रही हो, अध्यारोपण की घटना तो होगी बच्चों, लेकिन व्यतिकरण तभी होगा जब एक ही दिशा में चल रही होंगी। ये कंडीशन है। कंडीशन और भी हैं, आगे आएंगी, इंतजार करिए। एक साथ में सब कुछ नहीं समझा सकता, धीरे 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 स्टेप बाय समझते चलेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को। बड़ा आनंद आएगा बच्चों, रोचक चीज़ है, बहुत अच्छा टॉपिक है। बताइए 125 साल की थ्योरी पर पानी फेर दिया इस घटना ने, तो रोचक नहीं होगी बच्चों। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी 125 साल चली थी, इसी घटना की वजह से बर्बाद हो गई, बर्बाद होगी बच्चों। तो अध्यारोपण का सिद्धांत आप समझ गए, और आप मेरा इशारा समझ गए कि दो तरंगें जब अध्यारोपित होंगी तो वहाँ व्यतिकरण घटना होगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें भी बताएंगे। अरे भटक गए, हम ये बताना चाह रहे थे बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, कि जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं तो किसी भी क्षण माध्यम के किसी बिंदु का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। वेक्टर y बराबर वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3 प्लस वेक्टर y4 प्लस डॉट 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 डॉट, जितनी भी तरंगें हों। ओके, तो लेट्स क्लोज दिस टॉपिक। अध्यारोपण का सिद्धांत यहीं बंद करते हैं। अब ले चलते हैं आपको, कहाँ ले चलना है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ले चलते हैं आपको कहाँ, बताइए, इशारा बताइए, नहीं समझ पाए। ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, तन्हाई सनम तन्हाई सनम शहनाई बन जाए जहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, तन्हाई सनम तन्हाई सनम शहनाई बन जाए जहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर। नहीं बच्चों, ये मेरा जवाब नहीं था। मैं ऐसी जगह नहीं ले जाना चाह रहा, मैं ले जाना चाह रहा हूँ आपको व्यतिकरण की घटना पर। द फिनोमेना ऑफ इंटरफ्रेंस लाइट का जो फिनोमेना है व्यतिकरण का, बड़ा आनंद आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब स्टार्ट करेंगे आज का खूबसूरत सा टॉपिक, व्यतिकरण। ओके, सॉरी बच्चों, हमने ये कहा था अभी कि आपको व्यतिकरण पर ले चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों। अभी व्यतिकरण तक
हमें आपको ले जाना है तो हमें आपको उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग तैयार भी करना है। वो कंडीशंस बतानी है आपको, तभी तो व्यतिकरण को देखने पहुंचेंगे बच्चों। तो मैंने क्या बताया था बच्चों कि व्यतिकरण की घटना दो तरंगों के अध्यारोपण से होती है, और केवल व्यतिकरण की घटना नहीं होती, और भी घटनाएं होती हैं कंडीशंस के साथ। तो वो कौन कौन सी घटनाएं हैं पहले वो भी तो सीख लें। हमें पहले ये पता भी तो हो कि वहाँ क्या क्या हो सकता है। हम किसी नए स्थान पर जा रहे हैं, वहाँ किसी नई जगह जा रहे हैं, जैसे हमें कहीं नई जगह भेजा गया है, तो वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, ये सब पहले से सोच के चलना चाहिए, तभी तो जाएंगे। तो पहले तैयार हो लेते हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण की। अध्यारोपण से क्या क्या हो सकता है वो देखें। सुपरपोजिशन किसकी? ऑफ टू वेव्स, दो वेव ली बच्चों हमने, दो वेव हैं हमारे पास, दो वेव हैं बच्चों, एक ये और एक ये। इन दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है, तो क्या क्या हो सकता है दोनों को मिलाने से? कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं किन किन कंडीशंस में? तो देखें बच्चों, यहाँ तीन घटनाएं जन्म ले सकती हैं। देखो बच्चों, चलिए चलेगा, कोई बात नहीं। कंडीशन देखिए, अगर दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर हैं, यानी सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों तरंगें समान आवृत्ति की हैं, यानी आवृत्ति कैसी है बच्चों? समान आवृत्ति। इसका अर्थ क्या है? जैसे पहले की आवृत्ति ω1 है, दूसरे की ω2 है, तो बराबर होनी चाहिए। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, कोणीय आवृत्ति, या ऐसे कह लें कि रेखीय आवृत्ति, केवल आवृत्ति कह लें, F1 और F2 बराबर हैं। ये कंडीशन है। जो दो वेव मिलने जा रही हैं, अध्यारोपण करने जा रही हैं, उनकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उन्हीं के आधार पर ये डिसाइड होगा कि क्या होगा, व्हाट हैपन्स। तो देखें, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम स्पीड है दोनों की, स्पीड चाल, ये तो जानते हैं आप, चाल कैसी है बच्चों? सेम, समान है। थोड़ी बहुत इंग्लिश आप इतना तो सीख चुके होंगे बच्चों, इंग्लिश लिखने से थोड़ी जल्दी हो जाती है। ये नहीं कि मैं अपनी इंग्लिश दिखा रहा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती बच्चों ज़्यादा। तो सेम स्पीड यानी चाल बराबर है, जैसे पहले की v1 है, दूसरे की v2 है, तो दोनों कैसी हैं बच्चों? बराबर हैं। सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब दिशा, एक ही दिशा में चल रही हैं दोनों। तो बच्चों इन कंडीशंस में वहाँ व्यतिकरण होगा। क्या होगा? व्यतिकरण। क्या होगा बच्चों? इंटरफेरेंस। आवृत्तियाँ समान होनी चाहिए, उनकी स्पीड समान होनी चाहिए, वेवलेंथ अपने आप समान हो जाएगी बच्चों, λ1 बराबर λ2, क्योंकि स्पीड समान है, आवृत्ति समान है। अगर हम लाइट वेव्स की बात करें तो न्यू इक्वल्स टू आवृत्ति c/λ होती है, और सभी जो तरंगें हैं, प्रकाश तरंगें, इसी स्पीड से चलती हैं, तो सबकी स्पीड तो सेम है ही। यहाँ मैं अगर लाइट की बात करूँ तो, लेकिन ये अध्यारोपण तो किसी भी तरंग में हो सकता है बच्चों, तो न्यू इक्वल्स टू c/λ है। तो इन कंडीशंस में कौन सी घटना होगी? व्यतिकरण की। क्यों होगी? इसका जवाब आगे मिलेगा, एक साथ सब कुछ नहीं सीख सकते। अभी कुछ सवाल दिमाग में पैदा करते चलिए, जिससे आगे चल के उनको हल करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखते चलेंगे, कुछ चीज़ें हल होती चली जाएंगी, और एक क्षण ऐसा आएगा कि हम अपनी सारी क्वेरीज़ को, सारी शंकाओं को दूर कर चुके होंगे और पूरा व्यतिकरण सीख चुके होंगे। लेकिन एक साथ नहीं हो सकता, तो क्रिएट कीजिए प्रॉब्लम्स। दिस इज़ द फर्स्ट सिचुएशन बच्चों, ये फर्स्ट सिचुएशन हुई, ए सिचुएशन। अब बात करते हैं बी सिचुएशन की। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी सेम है, ये सेम है। अब मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, ऐसे ही लिख देता हूँ
कि फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी ω1 बराबर ω2 या F1 बराबर F2। इसका क्या अर्थ है कि दोनों की आवृत्तियां समान हैं, यानी सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसीज हैं। दूसरी, स्पीड भी समान है, सेम स्पीड, समान चाल से चल रही हैं, यानी v1 बराबर v2 है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, दिशाएं विपरीत हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, यानी एक तरंग आई इधर से, दूसरी तरंग आई उधर से, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशाओं में। उनका संचरण विपरीत दिशाओं में हो रहा है बच्चों। तो यहां क्या होगा, यहां बनेगी बच्चों स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंग, जिसको कहते हैं स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंग बन जाएगी, अप्रगामी तरंग। इनको ओवल में बंद कर देते हैं, ये घटना होगी और यहाँ व्यतिकरण की घटना होगी, ठीक है ना बच्चों। अब आती है तीसरी बात, आवृत्तियां समान नहीं हैं, ω1 इज नॉट इक्वल्स टू ω2, लेकिन दोनों में अंतर ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम अंतर है। ω1 स्लाइटली डिफरेंट, या ऐसे लिख दो, जो दोनों में अंतर है वो स्लाइटली है, वो थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर होगा तो बीट सुनाई नहीं देंगे। ओह, मैंने उत्तर पहले बता दिया बच्चों। ω1 और ω2 बराबर नहीं हैं, यानी ω1 एंड ω2, इतनी इंग्लिश तो आती है बच्चों आपको, आर स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा अंतर है दोनों की आवृत्तियों में, या F1 इज नॉट इक्वल्स टू F1, थोड़ा सा अंतर है ω1 ω2 में और F1 और F2 में, ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ F1 लिखो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हम सीधे सीधे आवृत्ति से ज़्यादा अच्छा समझ लेते हैं बीट्स को, कोणीय आवृत्ति के पदों में नहीं निकालते हैं बच्चों, जो उनकी आवृत्ति हैं। जैसे 11th में पढ़ा है आपने, ये आपने 11th में पढ़ा, अप्रगामी तरंग 11th में पढ़ा, ये जो मैं बता रहा हूँ वो भी 11th में पढ़ चुके हैं। F1 एंड F2 जो आवृत्तियाँ हैं स्लाइटली डिफरेंट हैं और सेम स्पीड है, बाकी की चीज़ सही है, सेम है, सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन, यानी v1 बराबर v2, सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं बच्चों। तो क्या होगा, विस्पंद बीट्स, तो क्या होगा, विस्पंद की घटना होगी। आपको पता है कि एक स्वरित्र की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है और एक की 300 है, वो सॉरी 300 कह गया, बहुत अंतर हो गया बच्चों। मैंने क्या कहा, स्लाइटली डिफरेंट, बहुत मामूली सा अंतर, ज़्यादा नहीं। एक की है 260 हर्ट्ज। तो जब इन दोनों को एक साथ बजाएंगे स्वरित्रों को, यानी दोनों से एक साथ ध्वनि तरंगें उत्पन्न करेंगे, तो इसमें 4 विस्पंद सुनाई देंगे, क्योंकि आवृत्तियों में 4 का अंतर है बच्चों। बच्चों कपड़े खराब हो रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चों, चौक लग रहा है, ये तो निशानी है एक टीचर की, शोभा है कि चौक लगा हुआ है। चलिए, तो बीट्स 11th में पढ़ चुके हैं। अप्रगामी तरंगें, अप्रगामी तरंगों को बच्चों क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स। या स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स चलती हुई नज़र नहीं आएंगी आपको। ये 11th में पढ़ चुके, ये 11th में पढ़ चुके, ये 12th में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम आपको वहाँ ले चलते हैं। आप कहेंगे कि सर बहुत पहले ले जा रहे थे, अब ले जा रहे हो। तो बच्चों वो कंडीशंस बताना ज़रूरी था। देखें यहाँ पर मैंने वो कंडीशंस बनाई हैं, इनका स्क्रीनशॉट और ले लें बच्चों। तो बच्चों अब चलते हैं व्यतिकरण की घटना पर। अब आप कहेंगे सर बहुत देर से कह रहे हैं, बहुत देर हो गई है पहुँचते पहुँचते व्यतिकरण की घटना तक। तो बच्चों क्या करें, इसका सिद्धांत भी तो समझाना जरूरी था। देर हो गई तो क्या हुआ, देर लगी आने में
शुक्र है फिर भी आए तो, आस का दिल ने साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो आइए आपका इंतज़ार था, आइए आपका इंतज़ार था। ओ देर लगी आने में हमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आश का दिल ने साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो आइए आपका इंतज़ार था। चलिए कम टू द पॉइंट बच्चों, इंटरफेरेंस क्या होता है व्युत्करण। अब चलते हैं इस खूबसूरत सी घटना पर। तो देखें बच्चों होता क्या है, अभी हमने अध्यारोपण का सिद्धांत बताया, उसी को अप्लाई करके व्युत्करण की घटना को समझेंगे। तो सुने बच्चों पहले ध्यान से, जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल हम मामले की नज़ाकत को समझते हुए इसको सिंपल बनाने के लिए हम दो तरंगों से ही इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना बच्चों। लेकिन ये ना सोचें कि व्युत्करण केवल दो ही तरंगों से होता है। हम इस घटना को सरल बनाने के लिए कि आसानी से समझ सकें, दो तरंगों को लेके चल रहे हैं। तो देखो बच्चों, जब किसी माध्यम में दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, जिनकी आवृत्तियां समान होती हैं, ये भी बात ध्यान रखना। तो दोबारा सुधार करें, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में एक ही साथ चलती हैं, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भी ज़्यादा होती है और कुछ बिंदुओं पर बहुत कम होती है। इसी घटना को प्रकाश का व्युत्करण कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? बहुत आसान सी बात है। अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक बार फिर सुन लें जल्दी से। जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में एक साथ चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं को योग से बहुत अधिक यानी अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर बहुत कम यानी न्यूनतम होती है। वो न्यूनतम शून्य भी हो सकती है। प्रकाश की इसी घटना को व्युत्करण कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो किताब में भी लिखा है, ये आपने बता दिया, ये तो शब्दों का खेल हो गया, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आई। तो बच्चों इस बात को मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। कहने का अर्थ क्या है, जैसे समझ लें उस घटना को कि जैसे एक स्रोत ये है, इससे एक तरंग चली, एक ये है S2, ये सामने दीवार है या स्क्रीन है या पर्दा है। व्युत्करण की घटना को समझना, यहाँ से भी तरंग चली, यहाँ से भी चली, और जैसे यहाँ जा रही हैं, सब बिंदुओं तक पहुँचेंगी। इस पर्दे के हर बिंदु तक यहाँ से चलने वाली तरंगें एक ही दिशा में इधर को चलेंगी। तो होगा क्या, जैसे इससे निकलने वाली तरंग, जैसे इस पॉइंट की बात करें, यहाँ तक पहुँची, ऐसे जा रही है तरंग, ठीक है। यहाँ से जाने वाली यहाँ जा रही है, मैंने अधूरी छोड़ दी है, यहाँ तक पहुँची है, ये उसका रास्ता दिखा दिया है। यहाँ तक तरंगें गई, अध्यारोपण हुआ, मिलन हुआ बच्चों। यहीं अध्यारोपण यानी मिल जाना, यहाँ पर आके मिल गई, अध्यारोपण हो गया। तो यहाँ ऐसे कई जगह होगा, यहाँ होगा, यहाँ भी मिलेंगे, जैसे यहाँ से चली यहाँ आ गई, यहाँ से चली यहाँ आ गई, यहाँ भी होगा, यहाँ से भी किरणें चलेंगी, और यहाँ से इस बिंदु पर भी देखो, यहाँ भी अध्यारोपण हुआ, यहाँ भी अध्यारोपण हुआ, यहाँ भी अध्यारोपण हुआ बच्चों। बहुत सारे पॉइंट हैं, यहाँ ले लीजिए, यहाँ से तरंग चली, एक यहाँ से चली, ये ले लीजिए, यहाँ से तरंग चली, यहाँ से तरंग चली, तो यहाँ आके मिल रही हैं माध्यम के, जो माध्यम हमने एक स्क्रीन लिया है, पर्दा, जिस पर हम व्युत्करण की घटना देखना चाहते हैं बच्चों। तो देखें, कहने का अर्थ ये है कि कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा कि जैसे यहाँ से जो तरंगें निकल रही हैं उनकी इंटेंसिटी तीव्रता I1 है, और यहाँ से निकलने वाली तरंगों की तीव्रता I2 है। तो यहाँ तीव्रता के लिए आप ये सूत्र मत लगा देना कि सर हर बिंदु पर I बराबर I1 प्लस
I2 हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा बच्चों। यही तो इंटरेस्टिंग घटना है कि यहाँ से निकलने वाली तरंगों की इंटेंसिटी I1, यहाँ से निकलने वाली तरंगों की इंटेंसिटी I2, तो जहाँ जहाँ मिलेंगी तो हर बिंदु पर I1 प्लस I2, 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 यानी सब जगह तीव्रता समान हो, ऐसा नहीं होगा बच्चों। इतना आसान होता तो फिर इस घटना में रह ही क्या जाता। होता क्या है कि कुछ बिंदुओं पर तीव्रता तो इन दोनों के अलग अलग योग से भी अधिक होती है, यानी I1 प्लस I2 से भी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, मैंने अभी बताई थी ये बात, बहुत ज़्यादा होगी, और कुछ बिंदुओं पर इससे बहुत कम रह जाएगी। क्लियर हुई बात कि नहीं। अब तीव्रता, अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि सर तीव्रता कैसे दिखेगी हमें। बच्चों, तीव्रता का मतलब है उसकी चमक से, रोशनी से। जैसे आप कमरे में बैठे हैं, खिड़की बंद है, दरवाज़ा बंद है, कोई लाइट ऑन नहीं है, तो कमरे में अंधेरा सा है, यानी लाइट की इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता बहुत कम है। आप जैसे ही बल्ब ऑन करते हैं कमरे में रोशनी हो जाती है, यानी प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई। उस कमरे में जो प्रकाश था उसकी तीव्रता बढ़ गई, यानी रोशनी हो गई। तो जिन बिंदुओं पर बच्चों तीव्रता अधिक हो जाएगी वहाँ रोशनी अधिक होगी, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता कम होगी वहाँ रोशनी कम होगी। ऐसे समझ लें दूसरी व्यवहारिक भाषा में व्यक्तिकरण को। तो पर्दे पर क्या होगा बच्चों, अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला, ऐसा होगा। पट्टियाँ सी दिखेंगी आपको, उन पट्टियों को बच्चों फ्रिंज कहते हैं। आगे पढ़ाएंगे, धैर्य रखें। उन पट्टियों को क्या कहते हैं, फ्रिंज कहते हैं। तो यही व्यक्तिकरण की घटना है। तो एक बार फिर सुन लें, लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों मुझे, कि जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में एक साथ चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से अधिक होती है तथा कुछ बिंदुओं पर बहुत कम होती है। प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। परिभाषा शब्द तो आप लिख ही लेंगे, घटना क्या है वो समझना जरूरी था, वो समझ गए, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं समझे हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ तीव्रता बहुत अधिक हो गई, अधिकतम, यानी यहाँ पर रोशनी ज़्यादा है, यहाँ न्यूनतम क्रम से होगी बच्चों, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, यही क्रम चलता रहेगा। मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, अधिकतम मतलब बच्चों इंग्लिश में भी याद रखा करो, आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी किसी कंपटीशन में। तो मैं कोशिश यही करता हूं बच्चों कि आप लोग इन टेक्निकल जो वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में ज़रूर याद करें, कि मैक्सिमम, अधिकतम, जिससे बार बार मुझे अधिकतम न्यूनतम न लिखना पड़े, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा जल्दी लिख जाती है फ्लो में, क्योंकि इस पर कोई मात्रा नहीं लगानी पड़ती। तो खैर, कम टू द पॉइंट, परिभाषा समझ में आ गई। जो किताबों में लिखी होती है वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अभी आप कहेंगे कि सर पूरी तरीके से अभी समझ में नहीं आया, अंदर तक नहीं गया अभी। तो हम अंदर तक भी पहुँचाएंगे बच्चों, आपके दिल तक, दिमाग तक, बिल्कुल समझ जाएंगे आप कि ये आखिर कॉन्सेप्ट है क्या। अब इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये तो समझ में आ गया बच्चों कि तीव्रता कहीं मैक्सिमम और कहीं मिनिमम होगी। एक बात और कर लें बच्चों, यही घटना व्यतिकरण कहलाती है, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ के व्यतिकरण को बच्चों, यानी ये व्यतिकरण को हम दो भागों में बांट रहे हैं, उसको समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण, या ये कह लें रचनात्मक व्यतिकरण, एक ही बात है। रचनात्मक व्यतिकरण, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ? जहाँ पर तीव्रता अधिकतम है। ये कौन सा हुआ बच्चों? कंस्ट्रक्टिव। यानी ये कहाँ, किन बिंदुओं पर होगा? जिन बिंदु सॉरी बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। इंटेंसिटी, जो तीव्रता है,
वो कैसी होगी बच्चों? मैक्सिमम, अधिकतम होगी। वहां जो व्यतिकरण हो रहा है उसको क्या कहेंगे? संपोषी व्यतिकरण। जिन बिंदुओं पर अंधेरा हो चुका है, उजाला नहीं है, उसको डार्क फ्रिंज कहते हैं, अदीप्त फ्रिंज। उस व्यतिकरण को, उस स्थान पर हुए व्यतिकरण को बच्चों कहते हैं विनाशी, क्योंकि वहाँ पर तरंगों ने अध्यारोपण करके एक दूसरे के विस्थापन को विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसका मतलब एक वेव माध्यम के कण को ऊपर ले जाना चाह रही होगी और एक नीचे ले जाना चाह रही होगी, तो हुआ क्या? बेचारा वहीं के वहीं रह गया। एक उसको ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, वो रह गया वहीं के वहीं। तो वहाँ एम्पलीट्यूड ही नहीं हुआ, विस्थापन ही नहीं हुआ, तो वहाँ आयाम शून्य हो गया बच्चों, आयाम शून्य हो गया, तीव्रता शून्य हो गई। सब क्लियर होगी बात आगे। अभी केवल घटना समझनी है, कैसे, क्यों, ये सब बात की बातें हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में पढ़ते चलिए। तो जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होगी, जैसे दिस वन एंड दिस वन, ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं बच्चों, जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम है, वहाँ के व्यतिकरण को क्या कहेंगे? उन बिंदुओं पर होने वाले व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण, दैट इज डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर बच्चों? ये कहाँ है? जहाँ पर इंटेंसिटी कैसी हुई है बच्चों? तीव्रता कैसी हुई है? मिनिमम, न्यूनतम। तो दोनों प्रकार के व्यतिकरण हो गए बच्चों, संपोषी और विनाशी। तो ये ध्यान रखना, आगे काम आएंगे। संपोषी का मतलब जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम, विनाशी का मतलब जहाँ इंटेंसिटी मिनिमम, न्यूनतम या शून्य। वो न्यूनतम कहते हैं ना, कम से कम, कम से कम, कम से कम, कम से कम का मतलब शून्य भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कहीं तीव्रता की मात्रा 100 है और कहीं 2 है, तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। 100 और 0 भी हो सकते हैं, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। ठीक है ना? ये जरूरी नहीं है कि इंटेंसिटी न्यूनतम का मतलब शून्य ही हो, इसकी तुलना में कम होगी, एक जगह ज़्यादा होगी, एक जगह कम होगी। तो हुआ क्या था बच्चों कि यहाँ से जो एनर्जी जा रही थी, इन दोनों स्रोतों से जाने वाली जो तरंगें थीं, वो एनर्जी ले जा रही थीं, ऊर्जा ले जा रही थीं। वो ऊर्जा जहाँ जहाँ बिंदु मिले, ऊर्जा इकट्ठी हुई। अध्यारोपण के बाद उस ऊर्जा का पुनर्वितरण हो गया। क्या हुआ बच्चों? पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण। इस बात को समझ लें, इस बात को समझ लें। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि तीव्रता बच्चों इधर उधर शिफ्ट हो गई, बट गई। कैसे? उदाहरण से समझाता हूं बच्चों। जैसे देखें बच्चों, ये फर्श है आपके घर में, आपने खेती की। क्या की बच्चों? खेती। आप 2 मित्र हैं, मतलब एक आप खुद और एक आपका मित्र, आप 2 लोग हैं, आपने दोनों ने मिलकर खेती की, गेहूं की फसल की। गेहूं की कटाई हुई, अभी कटाई हुई है बच्चों कुछ दिनों पहले ही। तो गेहूं घर पर लाया गया, दोनों मित्र आते हैं, दोनों मित्र बोरी रख के लाते हैं गेहूं भर के और यहाँ ढेर लगा देते हैं। ठीक है ना? देखो भाई, एक मित्र ये था भाई। रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है उसको समझ लें। जैसे दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन, यानी पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये उसका फ्रेंड, ये उसका फ्रेंड, ये दोनों आए और उन्होंने यहाँ पर गेहूं का ढेर लगा दिया बच्चों, यहाँ डाल दिया फर्श पर। दोनों ने, ये भी लाया, ये भी लाया खेत में से, भाई मेहनत तो दोनों करेंगे। ठीक है ना? ये यहाँ गेहूं उन्होंने ढेर लगा दिया, फ्लैट बिछा दिए फर्श पर। ठीक है ना भाई? दोनों लाए हैं, दोनों मिल गए, अध्यारोपण हो गया। 4 बोरी ये लाया था, 4 बोरी ये लाया था, दोनों ने मिला दी। या 4 बोरी ये लाया था, 6 बोरी ये लाया था, मिला दी, अध्यारोपण हो गया, इकट्ठे हो गए गेहूं।
तो होगा क्या अगर ऐसा हो जाए बच्चों कि अब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हैं, तो अभी तो सब एक सा है, हर जगह तल एक सा है, कि अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि इनकी ढेरियाँ सी बनाने लगे। जैसे यहाँ ऐसे गेहूं को ऐसे उठाया, ऐसे कर दिया, यानी ये गेहूं हमने ऐसे कर दिए, तो बच्चों जब गेहूं यहाँ से हटा के यहाँ चढ़ा दिए इतने हिस्से में, तो यहाँ गेहूं की मात्रा कम रह गई, यहाँ ढेरी छोटी रह गई, ठीक है ना। ये ढेर बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। फिर यहाँ का गेहूं इकट्ठा कर दिया, तो उसके पास वाला जो गेहूं की मात्रा है वहाँ कम रह गई, यहाँ गेहूं की मात्रा ज़्यादा हो गई, यहाँ गेहूं की मात्रा फिर ज़्यादा हो गई। तो देखो बच्चों, जितना गेहूं पहले था उतना अब भी है, लेकिन कुछ जगह उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, कुछ जगह कम हो गई है, कुछ जगह ज़्यादा हो गई है, कुछ जगह कम हो गई है, लेकिन टोटल गेहूं उतना ही रहा जितना पहले था, ढेरी ही तो बना दिए। तो इस पैटर्न में टोटल इंटेंसिटी I1 प्लस I2 ही रहेगी, सबका जोड़ेंगे तो, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, कहीं ज़्यादा हो गई, कहीं कम हो गई, कहीं ज़्यादा हो गई, कहीं कम हो गई, लेकिन टोटल इंटेंसिटी, जो टोटल एनर्जी थी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो एनर्जी उतनी ही रही। यहाँ से जो ऊर्जाएं गई थी, टोटल ऊर्जा, जैसे यहाँ से गई थी 100 जूल एनर्जी, सपोज यहाँ से 200 जूल एनर्जी, तो यहाँ स्क्रीन पर टोटल 300 जूल एनर्जी ही होगी, लेकिन वो बट गई होगी, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं ज़्यादा, कहीं कम। तो क्लियर हो गई बात, ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। तो जब दो समान आवृत्ति की तरंगें माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाने के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां संपोषी व्यतिकरण कहलाता है, और जहां तीव्रता न्यूनतम होती है वहां विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। दैट्स ऑल। क्लियर, समझ चुके हैं। अब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी समझ गए। अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा व्यवहारिक नहीं हुआ, प्रैक्टिकली कुछ समझ में नहीं आया, ये किताब की बातें हैं, समझ में आ जाती हैं, वैसे कैसे समझें कि हमें बोध हो जाए। ठीक है, बोध भी कराएंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ग्रीन बोर्ड। तो बच्चों अब इस व्यतिकरण की घटना का बोध कराने का प्रयास करते हैं। अब जो कुछ मैं कह रहा हूँ यहाँ बच्चों को मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं। सुनना, शब्द मेरे हैं लेकिन कहे आप रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि सर आपने हमें जो पढ़ाया उससे हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ क्या, कि जो आप कह रहे हैं, आप जो समझे हैं, आप क्या समझे हैं बच्चों। अब आप में से ही मैंने एक बच्चे को खड़ा किया, वो ये कह रहा है कि सर आप ये बताना चाहते हैं कि जैसे ये दीवार है, पर्दा है, यहाँ हमने एक बल्ब लिया, बल्ब से प्रकाश तरंगें निकलेंगी। ये कमरे में रखा है बच्चों, एक पर्दा है जो टांग दिया है हमने, उस पर हम रोशनी देखना चाह रहे हैं, प्रकाश देखना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हमने एक बल्ब लिया बच्चों, तो इस पर्दे पर रोशनी हो जाएगी और ये पर्दा चमचमाने लगेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, व्यतिकरण की घटना समझाने के लिए आप समझा रहे हैं कि आप ये समझे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस स्रोत जैसे दो बल्ब थे हमारे पास, एक बल्ब ये है S1 और एक S2 या B1 B2 बल्ब मान लें। अभी हमने एक बल्ब जलाया, अब एक बल्ब से निकलने वाली तरंगों में तो अध्यारोपण होगा नहीं, तो पर्दा रोशनी से जगमगा गया, रोशनी हो गई पर्दे पर। फिर हमने दूसरा भी जला दिया, यानी अब दोनों बल्ब जल गए, तो दोनों से चलने वाली तरंगें यहाँ अध्यारोपण से व्यतिकरण उत्पन्न करेंगी। तो होगा क्या बच्चों कि इस पर्दे का कुछ हिस्सा तो अंधेरे में होगा, यानी यहाँ पर, या बहुत ज़्यादा चमक रहा होगा। चमकने का मतलब बच्चों में इसको, क्योंकि रोशनी, सफ़ेद का मतलब उजाला यानी रोशनी, ये, और फिर कुछ हिस्से में फिर क्या होगा बच्चों, अंधेरा होगा। अंधेरा का मतलब डार्क, गहरा, और ये ग्रीन बोर्ड आपको गहरे कलर का दिख ही रहा है, इसको काला मान लो, तो यहाँ अंधेरा हो गया, फिर यहाँ उजाला हो गया, फिर यहाँ अंधेरा है। अरे बच्चों लाइन तिरछी हो जाती है यार,
क्योंकि यही तिरछी है तो वो तो तिरछी होंगी। फिर उजाला हो गया, और फिर तिरछी, फिर अंधेरा और फिर उजाला। ये है बच्चों व्यतिकरण की घटना। तो आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, अगर हम घर पर करके देखें, 2 बल्ब ले लें और सामने दीवार पर रोशनी उत्पन्न करें तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं दिखेगा आपको। फिर आप कहोगे कि सर फिर आपने क्या समझाया। तो ध्यान से समझना, इतनी आसान नहीं थी बच्चों व्यतिकरण की घटना समझना। तो ऐसा होना चाहिए, यही व्यतिकरण है बच्चों। लेकिन जब घर पर आप ऐसे करेंगे तब आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये दोनों बल्ब स्वतंत्र हैं। इसका जवाब हम देंगे। यहाँ व्यतिकरण की घटना बल्बों से भी हो रही होगी, लेकिन वो स्थायी व्यतिकरण नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? स्थायी। स्थायी का मतलब जहाँ अंधेरा है वहाँ अंधेरा ही रहे, जहाँ उजाला है वहाँ उजाला ही रहे, ऐसा नहीं होगा। हो क्या रहा होगा बच्चों? व्यतिकरण की घटना तो हो रही होगी। आपको क्या दिखाई देगा कि एक बल्ब जलाया, पर्दे पर रोशनी हो गई, दूसरा जलाते ही पर्दे पर रोशनी बढ़ गई, और ज़्यादा रोशनी हो गई, यानी और ज़्यादा चमकने लगा पर्दा, क्योंकि अब 2 बल्ब जलने लगे। यही तो होगा। आपको ऐसी पट्टियाँ दिखाई नहीं देंगी। इसका मतलब वहाँ व्यतिकरण नहीं हो रहा। आपने जो पढ़ाया सर गलत है, ऐसा नहीं है बच्चों। व्यतिकरण होने के लिए कुछ शर्तें भी तो हैं, वो शर्तें आपने पूरी नहीं की ना। आधी बात, अध जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान खतरनाक होता है। वो पूरी बात नहीं सीखी है ना, अभी हमने पढ़ाई भी नहीं है। अभी हम आपका डाउट दूर कर रहे हैं कि आप ऐसा ना सोच लें। तो यहाँ भी हो रहा है बच्चों व्यतिकरण, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर? अगर हमारे पास 2 स्रोत स्वतंत्र हैं, इसका भी जवाब मिलेगा। देखो बच्चों, कई सवाल इकट्ठे करता चल रहा हूँ मैं। पहला कि यहाँ व्यतिकरण क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं, इसका जवाब आगे मिलेगा। अभी तो मैं आपका संदेह दूर कर रहा हूँ, क्यों नहीं हुआ और कब होगा। इन दोनों सवालों के जवाब आगे मिलेंगे बच्चों, कब होगा और क्यों नहीं हुआ। ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना, जिससे आगे क्लियर हो सके। तो हो क्या रहा है बच्चों कि यहाँ पर स्थायी व्यतिकरण नहीं हो रहा, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है बच्चों। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, इसका क्या अर्थ है ये भी समझ लें। इसका अर्थ ये है बच्चों, कैसा हो रहा है? डायनामिक, गतिक, गत्यात्मक, डायनामिक इंटरफेरेंस हो रहा है। हाँ, ये मत कहें कि जो नहीं दिख रहा वो है ही नहीं, ये ज़रूरी थोड़ी है। तुम्हें नहीं दिख रही हैं पट्टियाँ, आप देख नहीं पा रहे हैं, आपको तमीज़ नहीं है देखने की। गाली नहीं दे रहा बच्चों, सॉरी, मेरा उद्देश्य ये नहीं था। तमीज़ मुझे भी नहीं है, मैं भी नहीं देख पाऊँगा ऐसे, मुझे भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने कंडीशन से अप्लाई नहीं की ना। लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि व्यतिकरण नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? डायनामिक इंटरफेरेंस, गत्यात्मक, गत्यात्मक हो रहा है बच्चों, गत्यात्मक व्यतिकरण हो रहा है। अब कहेंगे सर आपने ये 2 प्रकार क्या पढ़ा दिए हो, एक गत्यात्मक बता रहे हो, एक स्थायी, और अभी बताया था विनाशी और संपोषी। विनाशी और संपोषी तो ये बताते हैं कि कहाँ उजाला होगा, कहाँ अंधेरा होगा, और ये स्थायी और गत्यात्मक का अर्थ ये है बच्चों कि ये हमें कब दिखाई देगा कि जहाँ उजाला है वहाँ हमेशा उजाला ही रहे, जहाँ अंधेरा है वहाँ अंधेरा ही रहे। यानी ये जो तीव्रताओं का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्थायी हो, जो जहाँ है वैसे ही हो तो हमें दिखेगा। लेकिन इस केस में जब 2 बल्ब ऑन करोगे तुम्हें ऐसी पट्टी दिखाई नहीं देंगी, केवल पूरा पर्दे पर रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी। इसका अर्थ ये है कि वहाँ व्यतिकरण नहीं हो रहा, ये नहीं है, वहाँ व्यतिकरण हो रहा है, लेकिन वहाँ गत्यात्मक हो रहा है। क्या हो रहा है कि कभी इस बिंदु पर तीव्रता अधिक हो जाती है, कभी कम हो जाती है, एक ही जगह इसी स्थान में कभी उजाला हो जाता है, कभी अंधेरा हो जाता है, कभी उजाला, कभी अंधेरा, कभी उजाला, कभी अंधेरा, कभी उजाला, कभी अंधेरा, बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो वहाँ आपको कुछ अंधेरा दिखेगा ही नहीं, रोशनी दिखेगी। कैसे? जैसे बच्चों बल्ब होता है तंतु वाला, फिलामेंट वाला बल्ब, जैसे आपने देखा है ये बल्ब पहले 10-20 रुपए का आ जाता है बच्चों, प्रकाश कंपनी का भी आता है बाज़ार में। कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा बच्चों में, फिर कहेंगे सर तो प्रचार करने लगे। तंतु वाला बल्ब आप कमरे में लगाइए, होल्डर में प्लग ऑन कीजिए, बल्ब जलेगा,
अपने घरों में जो लाइट आ रही है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा में मैंने पढ़ाया था कि घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, यानी 1 सेकंड में ऐसी 50 साइकिल, यानी 100 बार धारा मैक्सिमम होती है, 100 बार न्यूनतम होती है। यानी ये जो बल्ब है बच्चों घर में क्या कर रहा है, 100 बार ऑन होता है यानी जलता है और 1 सेकंड में 100 बार बुझता है। कितनी देर में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, रोशनी हो रही है, बुझ रहा है, अंधेरा हो रहा है, फिर रोशनी हो रही है, फिर अंधेरा हो रहा है। लेकिन आपको जलता बुझता दिखाई नहीं देता, आपको कमरे में हर समय रोशनी दिखाई देती है। वही कंडीशन ठीक यहाँ पर है, क्योंकि ये घटना इतनी तेज़ी से हो रही है बच्चों कि हमारी आँख उनमें अंतर नहीं कर पा रही। हमारी आँखों की जो क्षमता है, जिसको बच्चों थोड़ा अभी वीडियो लेंदी हो जाएगा, वो शब्द ध्यान नहीं आ रहा, परसिस्टेंस ऑफ विजन, दो घटनाओं में अंतर कर पाना, ठीक है ना बच्चों। तो इतनी तेज होने वाली घटना में अंतर नहीं कर पा रही है, तो हमें रोशनी रोशनी ही दिखाई दे रही है। वो अंधेरा जब होता है और फिर रोशनी होती है, वो इंटरवल 1/100 सेकंड है। 1/100 सेकंड में वो घटना हो रही है, तो उसको अलग अलग नहीं देख पाएगी बच्चों हमारी आँख, क्योंकि 1/10 सेकंड की ही सीमा है हमारी आँख की। यानी 1 सेकंड में 10 घटनाएं होंगी, उससे कम होंगी, तभी अलग अलग करके देख पाते हैं। ये तो 1 सेकंड में 100 घटनाएं हो रही हैं, यानी 100 बार ऑन ऑफ हो रहा है। तो एक घटना की जो ड्यूरेशन है, जो टाइम इंटरवल है, इतना हुआ, इसलिए हमारी आंख उसको देख नहीं पाती है। ऐसे ही तेज़ी से यहाँ हो रहा है, कहीं अंधेरा, कहीं नहीं, एक ही जगह पर विनाशी व्यतिकरण भी हो रहा है, संपोषी भी हो रहा है। आप कोई तो नहीं दिख रहा। ये थोड़ी कहेंगे कि ये बल्ब बुझ नहीं रहा है। ये बल्ब बच्चों जल भी रहा है, बुझ भी रहा है, लेकिन हमें ही तो नहीं दिख रहा। आवृत्ति कम कर दें, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की जगह अगर हम 4 हर्ट्ज कर दें, तो ये बल्ब, जैसे हम फ्रीक्वेंसी घटाते जाएं जो घर में लाइट आ रही है उसकी, तो ये बल्ब 8 बार जलेगा, 8 बार बुझेगा और आपको दिखाई देगा जलता बुझता, क्योंकि अब हमारी आंख उसमें अंतर कर सकती है। तो यहाँ बच्चों गत्यात्मक इंटरफेरेंस हो रहा था, क्योंकि दोनों स्रोत स्वतंत्र थे। अब आप कहेंगे सर इन स्रोतों की कैसी बात करने लगे? सब सवालों के जवाब आएंगे। स्रोत कैसा होना चाहिए? तीसरा सवाल इकट्ठे कर रहे हैं बच्चों आज, 3 सवाल हो गए। तो यहाँ कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है? गत्यात्मक, कि यहाँ पर उजाला रोशनी, यहाँ भी उजाला रोशनी, तो आप अंतर नहीं कर पाते हैं और पूरा पर्दा आपको रोशनी से जगमगाता हुआ दिखता है, आपको व्यतिकरण की घटना दिखती नहीं है। तो ये कहना कि वहाँ व्यतिकरण नहीं हो रहा है बेईमानी है। ये कहना चाहिए कि वहाँ पर स्थायी व्यतिकरण नहीं हो रहा है। स्थायी का मतलब जहाँ उजाला है वहाँ हमेशा उजाला रहे, जहाँ अंधेरा है वहाँ हमेशा अंधेरा ही रहे, चेंजिंग ना हो, तो वो स्थायी व्यतिकरण है। ठीक है बच्चों, अब ये मत कहना कि सर आपने गलत पढ़ाया था, व्यतिकरण नहीं हो रहा, हमें तो कोई पट्टी दिखाई नहीं दी, क्योंकि आपने कंडीशंस नहीं अप्लाई की ना। हो रहा था, लेकिन देखने के लिए वो कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। तो दोनों स्रोत बच्चों कैसे होने चाहिए थे? कला संबद्ध, कोहेरेंट। अब आप कहेंगे कि सर एक नया सवाल। अब बच्चों जब सवाल ही नहीं होंगे तो पढ़ेंगे क्या? कला संबद्ध स्रोत ये क्या होता है? ये सब चीज़ें जब पढ़ लेंगे तो व्यतिकरण की घटना समझ में आ जाएगी। अब चलिए थोड़ा सा ही बताएंगे, क्योंकि बहुत हो चुका कि व्यतिकरण की घटना अब हमें कैसे दिखाई दे। ये जो बल्ब थे बच्चों, ये जो दोनों स्रोत थे, आगे आएगी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग ने जो प्रयोग किया था वो पूरा आएगा यहाँ, तब समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये दोनों स्रोत बहुत निकट होने चाहिए बच्चों, बहुत पास होने चाहिए, बहुत पास और बहुत नैरो होने चाहिए। जैसे यानी यहाँ बल्ब के स्थान पर एक जैसे ये सीट हैं जैसे, और इनमें बहुत बारीक छेद है, जिसको रेखा छिद्र स्लिट कहेंगे बच्चों। ये गत्ता है और उसमें ये छेद बहुत बारीक है, बहुत बारीक, मिलीमीटर से भी बहुत छोटा, आपके बाल से भी बहुत पतला छेद। एक छेद यहाँ है, यहाँ एक बल्ब रख दीजिए, यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी, फिर इन छेदों में से लाइट निकल के जब जाएगी, बहुत बारीक छेदों में से, क्योंकि ये छेद हमने प्रकाश के ऑर्डर के कर लिए। हमने पढ़ाया था बच्चों व्यतिकरण की घटना सूक्ष्म स्तरीय घटना है, माइक्रोस्कोपिक। ओहो, माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्म स्तरीय। इसमें जिन बॉडी से लाइट डील कर रही है उनका आकार बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। तो ये रेखा छिद्र बहुत नैरो है, बहुत संकीर्ण है। तरंग दैर्ध्य की कोटि का, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जैसे एवरेज देखें तो 0.6 माइक्रोमीटर,
तो बहुत बारीक छेद करना होगा और बहुत पास पास रखने होंगे ये दोनों रेखा छिद्र, और सामने पर्दा होगा, तब आपको स्थायी व्यतिकरण मिलेगा। क्यों हुआ ऐसा, इसका जवाब भी, ऐसा क्यों हुआ इसका जवाब भी मिलेगा। आज केवल हमने बच्चों व्यतिकरण से परिचय कराया, उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। ये सब बातें आगे आएंगी बच्चों कि क्या क्या करें सर, कैसे मिले। अभी केवल मेरा उद्देश्य ये था कि ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ऐसी घटना अगर आपको पर्दे पर दिखाई दे तो बच्चों कितना सुंदर दृश्य होगा, है ना। व्यतिकरण की घटना कितनी सुंदर और कमाल की भी है, क्योंकि साधारण बच्चा तो यही सोचेगा कि एक बल्ब जलाया, दो बल्ब, मतलब दो स्रोतों से रोशनी पूरे पे एक सी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बट गई। क्यों बटी, कैसे बटी, सर कैसे माने कि यहाँ तीव्रता ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी, किन बिंदुओं पर ज़्यादा होगी, कई सारे सवाल, और कितनी होगी, ज़्यादा होगी तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताइए, हम ऐसे कैसे मान लें। अब हम साइंस पढ़ना सीख गए हैं सर, आपने हमें साइंस पढ़ना सिखाया है, और अब हम भी वैज्ञानिक बनते जा रहे हैं, अपनी बुद्धि का विकास कर रहे हैं। आपकी बात को इतनी आसानी से नहीं मानेंगे कि आपने कह दिया हमने मान लिया। हमें प्रूव करके दिखाइए, हमें ये बताइए कि तीव्रता अधिकतम है वहाँ तो किन बिंदुओं पर है और कितनी है, और न्यूनतम है तो कितनी न्यूनतम है और किन बिंदुओं पर है। क्या अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग है या एक सी है। हम ऐसे नहीं मानेंगे कि आप पढ़ा के चले गए। ठीक है बच्चों, मानना भी मत, इसका मतलब आप एक अच्छे विद्यार्थी बन चुके हैं विज्ञान के। आप विश्वास न करें, उसका प्रूफ देखें, उसका प्रूफ मांगें। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर में केवल इतना ही, क्योंकि बहुत लेंदी लेक्चर होने जा रहा है। आज थोड़ी सी इतनी प्रसन्नता है, लेक्चर बड़े लंबा हो गया, दुख भी है। प्रसन्नता इस बात की है कि चलो बच्चे व्यतिकरण से परिचित हो गए कि होता क्या है व्यतिकरण की घटना। अब बच्चों चाहता तो मैं इस व्यतिकरण के टॉपिक को 15 मिनट में पढ़ा के डेरिवेशन निकाल के सब कुछ ओके कर देता, लेकिन फिजिक्स ऐसे नहीं पढ़ी जाती बेटा, जल्दबाजी नहीं होती है। वैज्ञानिक सालों लगा देते हैं, सदियों लगा देते हैं एक्सपेरिमेंट करने में, थ्योरी बनाने में, और आप उस टॉपिक को 5 मिनट 15 मिनट में पढ़ के छुट्टी करना चाहते हैं। गलत बात, बेईमानी होगी। तो आज प्रसन्नता इस बात की है कि आप व्यतिकरण समझ चुके होंगे कि आखिर होता क्या है, वो घटना क्या है, केवल इतना ही सीखे हैं। और किसके कारण होती है, अध्यारोपण के कारण, वो सिद्धांत भी सीख गए हैं। 2 चीज़ें आपने सीख ली, व्यतिकरण का परिचय करा दिया आपसे, और ये किस सिद्धांत पर होती है बच्चों याद हो गया होगा आपको, तरंगों के अध्यारोपण के कारण होती है ये घटना। 2 बातें सीख गए हैं। बाकी के बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इंटेंसिटी कितनी होगी, उसको बच्चों अगले वीडियो में बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि क्या अलग अलग बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, होगी। कल बताएंगे प्रूव करके, मैथमेटिक्स का सहारा लेके मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे उसकी, और ये भी देखेंगे कि अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है और कितनी कितनी होती है, उसका भी एक्सप्रेशन निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर अगला भी होने वाला है, अगला लेक्चर भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उम्मीद है बच्चों आज का ये वीडियो या आज की पढ़ाई, आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो बच्चों कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे और भी बच्चे मोटिवेट हों, करें बड़े लाइक मिले हैं तो चलो इसको देखना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा बेटा, मुझे क्या मिलेगा, आप लाइक कर देंगे तो मुझे क्या मिलना है। मुझे इसी बात की खुशी है कि बच्चों ने, और भी बच्चे उसको पढ़ेंगे देख करके, उन्हें सीखने को मिलेगा। वैसे तो सीधी बात थी बच्चों, आज जो कुछ पढ़ाया वो केवल 10 मिनट का काम था कि अध्यारोपण का सिद्धांत के जब 2 तरंगें माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं तो उनका माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन उन दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है, y बराबर y1 + y2। ठीक, ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर मैं पढ़ा था व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है बच्चों, जब किसी माध्यम में 2 समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से अधिक और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है, कम होती है। इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। कितनी देर लगी बच्चों, दोनों टॉपिक हो गए, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ते बच्चों फिजिक्स। तो चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, और हाँ दिमाग बहुत गर्म हो गया होगा, पसीना सुखा लीजिए बच्चों और नहाने चले जाइए। अब आप कहेंगे बच्चों तब ठंड में मार दिया, तब नहला दिया, अब वीडियो के बाद भी नहला रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, नहाना चाहिए। ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ओ ठंडे ठंडे पानी से
नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ओके बच्चों, नहा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।